सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्कार, आज मैं पुनः आपके समक्ष कक्षा 10वीं के पाठ 3 भारत से हम क्या सीखे लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर। वस्तुतः यह पाठ मैक्स मूलर द्वारा दिया गया एक भाषण है, जिसका भाषांतरण अर्थात अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम मैक्स मूलर से परिचित हो जाएं। तो आइए देखते हैं उनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ, यानी लेखक परिचय। बच्चों, आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है फ्रेडरिक मैक्स मूलर की। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान है डेसाउ नगर, जर्मनी। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन प्रमुखतः ग्रीक, लैटिन एवं संस्कृत पर इन्हें अच्छी खासी जानकारी थी और ये अच्छे से उसे पढ़ सकते थे, बोल सकते थे। इन्होंने जर्मन भाषा में कई अनुवाद किए, जैसे हितोपदेश का, कठ और केन उपनिषद का, मेघदूत का इन्होंने पद्य अनुवाद किया है जर्मन भाषा में। बच्चों, आज हम जिस भाषण को पढ़ने जा रहे हैं, उसे मैक्स मूलर ने अंग्रेज अधिकारियों को सिविल सेवा में चयनित होकर भारत आने पर कहा था। असल में पश्चिम देशों की ऐसी धारणा थी कि भारत देश पश्चिम देशों के मुकाबले कहीं पीछे की पंक्ति में खड़ा है। मैक्स मूलर ने चयनित अधिकारियों की यही धारणा तोड़नी चाहिए। भाषण में मैक्स मूलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता को प्रतिपादित करते हुए भारत आने वाले अंग्रेज अधिकारियों को यह बताया कि भारत से पूरे विश्व की सभ्यता बहुत कुछ सीखती आई है और ग्रहण करते आई है। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे यहाँ की सभ्यता, संस्कृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मैक्स मूलर ने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष भारतीय ज्ञान को अपने जीवन का केंद्र बनाया। वे जर्मन मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। उनकी शिक्षा ब्रिटेन में हुई और जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने वहीं गुजारा। उन्होंने भारत पर शास्त्रीय और लोकप्रिय दोनों प्रकार का लेखन कार्य किया है, जिसके कारण पश्चिम के लोग भारत से अधिक परिचित हो सके। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। उस भाषण को सुनकर वे इतनी प्रभावित हुईं कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्होंने यह उपाधि स्वीकार नहीं किया। नाइट की उपाधि किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने पर दिया जाता है। यह ब्रिटेन की महारानी द्वारा दिया जाता है। मैक्स मूलर ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उपाधि उनके कार्य के समक्ष बिल्कुल नगण्य है, या फिर आप उसे तुच्छ कह सकते हैं। भारत से हम क्या सीखे भाषण की अगर हम चर्चा करें, तो क्या आप जानते हैं कि यह पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों संकलित है? तो चलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करती हूँ। विश्वविख्यात भारतविद मैक्स मूलर का प्रसिद्ध भाषण पढ़ने के पीछे यह उद्देश्य है कि हम व्यापक एवं वैश्विक फलक पर भारत की समृद्धशाली शिक्षण व्यवस्था, भौगोलिक स्वरूप और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय भाषा की विशेषता से परिचित हो सकें। पूरे भाषण को यदि हम पढ़ें तो सुविधा अनुसार उसे 2 अंशों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं, जैसे एक भारत की विशेषता और दूसरा अंश भारत की भाषा। पूरे भाषण में इन 2 चीज़ों पर ही मैक्स मूलर ने कहा है। पहला है भारत की विशेषता। भारत की विशेषता किन संदर्भों में? तो विभिन्न संदर्भों में। वह कौन सा संदर्भ है? तो पहला है भूविज्ञान, फिर वनस्पति विज्ञान, नृवंश विद्या जिसे हम मानव शास्त्र भी कहते हैं,
पुरातत्व के संदर्भ में, नीति कथाओं को लेकर उन्होंने भारत की विशेषता बताई है, दर्शन क्षेत्र, भाषा विज्ञान, विधि शास्त्र जिसे हम कानून भी कहते हैं, और भारत की भाषा के संदर्भ में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। भारत की भाषा, संस्कृत भाषा को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। जब हम भाषण पढ़ेंगे तो समझेंगे। संस्कृत भाषा का संबंध उन्होंने अन्य कई भाषाओं से दिखाया है। पहला है ग्रीक, लैटिन, जर्मन, रूसी, फ्रेंच। जिस प्रकार से भारत की भाषाओं के मूल तथ्य संस्कृत भाषाओं में पाए जाते हैं, उसी तरह से यूरोप की भाषाओं के मूल तथ्य वहाँ के लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं में पाए जाते हैं। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन एक दूसरे के समतुल्य भी हैं और एक दूसरे के निकट भी हैं। निकटता के बारे में भाषा विज्ञान में बहुत विस्तृत रूप से दिया हुआ है। मैक्स मूलर यूरोपीय IAS चयनित व्यक्ति को संबोधित कर कह रहे हैं कि आपका भारत से क्या संबंध है। यदि आप जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपकी और उनकी भाषा यानी हमारी भाषा का आधार भारोपीय परिवार का भाषा होगा, यानी भारत और यूरोप की भाषा के संबंध के आधार पर ही हमारा संबंध भी है। दोनों की भाषा का मूल एक ही रहा है, इसलिए इसे भारोपीय भाषा भी कहते हैं। भारोपीय यानी भारत और यूरोप की भाषा। मैक्स मूलर यूरोपीय IAS चयनित व्यक्ति को संबोधित कर कह रहे हैं कि आपका भारत से क्या संबंध है। यदि आप जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपकी और उनकी भाषा यानी हमारी भाषा का आधार और भाषा का संबंध यूरोप और भारत की भारोपीय परिवार की भाषा से है। भारोपीय परिवार की भाषा यानी भारत और यूरोप की भाषा, दोनों की भाषा का मूल एक ही रहा है, इसलिए इसे भारोपीय भाषा भी कहते हैं। इसके बाद संस्कृत की चर्चा करते हुए वे इतनी दूर तक चले जाते हैं कि वो उसमें बहुत सारे शब्दों की चर्चा भी करते हैं, जो हम पाठ को पढ़ने के क्रम में जानेंगे। मैक्स मूलर कहना चाहते हैं कि भारत केवल शासन सत्ता के लिए आप न जाएं, भारत को जानने के लिए जाएं, उसे समझने के लिए जाएं कि भारत में है क्या। भारत के समुद्र, नदियाँ, पहाड़, सभी प्रकार की वनस्पति, वहाँ के मानव, उनकी भाषा, उनका इतिहास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं, उनका संक्षिप्त रूप से इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है कि सुनकर वहाँ के लोगों को भारत के प्रति एक सकारात्मक भावना उत्पन्न हुई होगी और वे भारत आने के बाद भारत को विध्वंस करने की चेष्टा न कर उनसे कुछ सीखना चाहेंगे। यही उनके इस संबोधन एवं इस भाषण का मूल राज है। वे भारत की विशेषताओं को जानें। वे कहते हैं कि भारत केवल धन कमाने के लिए न जाएं, न ही अपना साम्राज्य विस्तृत करने की दृष्टि से जाएं, बल्कि अपनी उन्नति का मार्ग भारत की भाषा, संस्कृति, धरोहरों में तलाशें। तो चलिए अब हम एक एक अनुच्छेद के द्वारा भारत से हम क्या सीखे भाषण को पढ़ते हैं और साथ साथ यह जानते हैं कि मैक्स मूलर भारत के संबंध में अपने क्या विचार रखते हैं। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोग के लिए भी मनन के योग्य अगर कोई देश है तो उस देश का मैं नाम लूँगा भारत। यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा वाले यूरोपियनों का ऐसा कौन सा साहित्य है जो हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का सर्वांगीण, विश्वव्यापी और संपूर्ण जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। जो लोग भारत में घूम कर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों को ही याद करते हैं, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक, ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। मैक्स मूलर कहते हैं
कि अगर उनसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण भूमंडल पर कौन सा देश है तो वे कहेंगे भारत, क्योंकि यहाँ धरती पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का चिंतन और दर्शन सब कुछ यदि देखना है तो वह मिलेगा भारत में। यहाँ के दार्शनिकों के चिंतन का प्रभाव प्लेटो और कांट जैसे महान विचारकों पर भी गहरे रूप में पड़ा है। साहित्य, संस्कृति, दर्शन, विश्व बंधुत्व, मानवता, समता, स्वतंत्रता, करुणा, अहिंसा की शिक्षा पूरे विश्व को अगर किसी देश ने दिया है तो वह है भारत। सच्चे भारत के दर्शन महानगरों में नहीं बल्कि वहाँ के ग्रामवासियों के बीच में होगी। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हैकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपनों की साकारता जैसा है। यदि आप नृवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावरा आतुर हो उठेगा। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैगडीनियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटे तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब आप लोगों पर यह निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत के पास विविध क्षेत्रों में ज्ञान का भंडार है, चाहे वह दर्शन का क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो या ज्ञान विज्ञान, भूविज्ञान, वनस्पति शास्त्र। भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार। 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जब भारत के गवर्नर ने इंग्लैंड भेजा तो उन सिक्कों की ऐतिहासिक महत्ता को वो समझते थे।
किंतु कंपनी के निदेशक नहीं समझ पाए। उन्होंने इसे गला दिया। इस घटना से भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल को बहुत दुख पहुंचा। दैवत्व विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत्व विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत्व विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। सच्चे दैवत्व विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रेटिलस में मिलती है। इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबद्ध उस नीति कथा को ही ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश से मिलती जुलती है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्रैटिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर गईं, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं के आयात से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती और यह मान लेने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकार 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। मैक्स मूलर कहते हैं कि भारत का पश्चिम के देशों से व्यापारिक संबंध था। भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध बना रहा। यहाँ तक कि शाहनामा का रचनाकाल, जो कि 10वीं-11वीं सदी माना जाता है, तब भी भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध चलते रहे। मैं आपको ग्लोब के माध्यम से दिखाती हूँ ये फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर और लाल सागर कहाँ है। ये ग्लोब है। ग्लोब पे आप भारत को देख सकते हैं, भारत का नक्शा यहाँ, और यूरोप यहाँ भारत, भारत के बाद आप देखिए यूरोप यहाँ। भारत और यूरोप, इन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए ये समुद्री मार्ग पहले अपनाया जाता था। आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी दूरी तय करके समुद्र के मार्ग से भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित होते थे। किंतु जब आप यहाँ देखेंगे, ये है भूमध्य सागर और यहाँ लाल सागर है। इन दोनों के बीच जब भूमध्य सागर और लाल सागर के पास स्वेज नहर का निर्माण हुआ, तब स्वेज मार्ग से भारत और यूरोप के बीच का व्यापारिक संबंध और गहराया, क्योंकि यह मार्ग की दूरी कम हो गई। आप देख सकते हैं पहले इतनी लंबी दूरी तय करके व्यापारिक संबंध बनाए जाते थे समुद्री मार्ग के द्वारा, किंतु ये जब बना तो भारत और यूरोप ही नहीं, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको इस मार्ग का लाभ हुआ और यूरोप और भारत के बीच भी संबंध, व्यापारिक संबंध और गहराया, क्योंकि दूरियां कम हो गई। आपने ग्लोब के माध्यम से देखा कि भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध चलते रहे समुद्री मार्ग के द्वारा। इस प्रकार भारतीय कथाएं और शब्द निर्यात अबाध गति से व्यापारियों द्वारा भी ढोए गए। धर्म के प्रचार प्रसार से भी जातक कथाओं का विस्तार हुआ। यूनान के दार्शनिक प्लेटो के क्रेटिलस की कहानी में, 4वीं सदी के स्ट्रैटिस की कहानियों में भी भारतीय कथाओं का प्रवेश मिलता है। आर्य, द्रविड़, मुंडा आदि जातियों के भाषा विज्ञान के साथ साथ यूनानी,
पूची, हूण, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों के भाषा मिश्रण से भी यह कार्य संपन्न हुआ। यूनान के दार्शनिक प्लेटो के क्रेटिलस की कहानी में, 4वीं सदी के स्ट्रैटिस की कहानियों में भी भारतीय कथाओं का प्रवेश मिलता है। आर्य, द्रविड़, मुंडा आदि जातियों के भाषा विज्ञान के साथ साथ यूनानी, पूची, हूण, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों के भाषा मिश्रण से भी यह कार्य संपन्न हुआ। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्मसूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्मसूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं और उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा की हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको एक ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की एक ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन करने का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने वैशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना लें, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैविक विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन कला का या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें न चाहें आपको भारत की शरण लेनी ही होगी। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्ययन का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर लें तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर भी एक क्षण के लिए उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशायी क्यों है। बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने पाठ के प्रारंभ में ही कहा था कि भाषण को हम 2 अंशों में बांटकर पढ़ सकते हैं। अभी तक हमने जितने भाषण को सुना वह भारत के विभिन्न संदर्भों में विशेषताओं के विषय में था, किंतु अब भाषण का यह अंश संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ है जिसे अब हम आगे पढ़ेंगे। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटेनिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा
और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन उग्निस और स्कॉटिक भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटैनिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थीं। भले ही वहाँ कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गए हों, दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसा, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस और पुरानी स्लावनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला ना हो जाए। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक की एस्मी जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन की भाषाएं हैं। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्य कक्ष में हमारे एक मास्टर डॉक्टर क्ली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन ही क्यों, जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने एक ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। मैक्स मूलर ने इस अंश में संस्कृत की अनेक विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, जैसे संस्कृत की प्राचीनता ग्रीक भाषा से भी प्राचीन है। संस्कृत का अग्नि, लैटिन का इग्निस, लिथुआनियन का उग्निस और स्कॉटिक भाषा के इंग्ले, यह सब दर्शाते हैं कि इनमें भाषिक स्तर पर कहीं न कहीं समानता थी। डॉक्टर क्ली के मतानुसार ग्रीक और लैटिन ही नहीं, जर्मन और रूसी के समान भी एक भाषा भारत में बोली जाती थी। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और आदि में काफ़ी समानता है। आइए इन्हें हम एक चार्ट के माध्यम से समझें। आप इस चार्ट के माध्यम से भाषिक स्तर पर कई देशों की समानता को देख सकते हैं। देखिए, संस्कृत में मूसा जो शब्द बोले जाते थे, ग्रीक में वही शब्द मूस के रूप में बोले जाते थे, लैटिन में मूस, स्लावनिक या रूसी, स्लावनिक भाषा जो है वह रूसी भाषा को कही जाती है। रूसी भाषा में मूस को ही माइस कहते थे और जर्मन में, यानी पुरानी जर्मनी की जो पुरानी भाषा है, पुरानी जर्मन, उसमें मूस कहते थे। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, संस्कृत में जिसे मूसा कहा जाता था, ग्रीक में उसे ही मूस, लैटिन में मूस,
स्लावनिक या रूसी भाषा में माइस और जर्मन यानी पुरानी जर्मन भाषा में उसे मूस कहते थे, जिसे आज हम हिंदी में चूहा कहते हैं, और इंग्लिश में रैट। कुछ शब्द यहाँ भी मैंने दिए हैं, आप देख सकते हैं भाषिक समानता कैसे है। संस्कृत में मातृ, तो ग्रीक में इसे माटेर कहते थे, लैटिन में मातेर, फारसी में मादर, जर्मन में मुत्तेर, अंग्रेजी में मदर और हिंदी में अभी हम माता कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये सारे शब्दों में समानता कहीं ना कहीं दिख पड़ रही है। ऐसे ही एक शब्द और मैंने दिया है और वह शब्द है संख्यावाची। संस्कृत में जिसे एक कहते हैं, ग्रीक में उसे हैन कहते थे, लैटिन भाषा में अण, फारसी में यक, जर्मन में एन, अंग्रेजी में वन और हिंदी में एक। आप देख सकते हैं कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, फारसी, जर्मन, अंग्रेजी और हिंदी, इन सभी शब्दों में कहीं ना कहीं समानता आपको दिखती है। यह समानता शब्दों की समानता है ही, स्थान साम्य से भी हो सकता है। कई कारण होते हैं शब्दों की समानता के, जो आप भाषा विज्ञान में विस्तृत रूप से आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आगे मैक्स मूलर कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं। तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्याभिभूत होंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो भी बात नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है, जो पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बना है। मनुष्य ने इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाया है और यह जान लेता है कि उसने अपने जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुँचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूँ कि आप में प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था, जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में। जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारी बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवा हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप। फारस या ईरान हमारी बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवा हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी,
एक से बढ़कर एक शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार की दृष्टि से अपने अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने सब स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। भाषण के आखिरी अंश में युवा अंग्रेज अधिकारियों को मैक्स मुलर ने सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। 37 वर्ष की उम्र में भारत यात्रा पे जब विलियम जोन्स निकले थे तो एक नए देश के नए रूप रंग और उसकी प्राकृतिक सुषमा को देखने के लिए बेताब हो उठे थे। उन्होंने कहा है कि युवा अधिकारी जब भारत के तट पर पहुँचे तब उन्हें वैसा ही अनुभव होना चाहिए जैसा कि 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को अनुभव हुआ था। यूनान का सिकंदर कई देशों को पराजित कर विश्व विजेता बना था। वह भारत में भी राजनीतिक विजय के लिए कदम बढ़ाया था, लेकिन आप नए सिकंदर बने। आप भारत को राजनीतिक विजय के रूप में न देखें, बल्कि वहाँ अपार संभावना है। आप वहाँ की संस्कृति, साहित्य, भाषा, इतिहास, धरोहरों को देखें। राजनीतिक विजय की अपेक्षा सांस्कृतिक विजय शानदार होगी, क्योंकि भारतीय इतिहास और साहित्य अपरिमित और अनंत है। आप यह सोचकर निराश न हो कि भारत में विजय के लिए अब कुछ भी शेष नहीं रहा। पूरे भाषण के क्रम में हमने कई भाषाओं का जिक्र देखा, सुना, जिसमें भारोपीय परिवार एक भाषा आई। भारोपीय परिवार यानी भारत और यूरोप की भाषा, भारत यूरोप के परिवार की एक भाषा। इसके अंतर्गत संस्कृत। पूरे भाषण के क्रम में हमें कई भाषा परिवार का जिक्र मिला है, जिनमें पहला है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार यानी भारत और यूरोप के परिवार की भाषा। इसके अंतर्गत संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, हिंदी आदि आते हैं। दूसरा सेमेटिक यानी सामी परिवार की भाषा, यह एशिया और अफ्रीका में बोली जाती है। तीसरा हैमेटिक यानी हामी परिवार की भाषा, ये भाषाएं उत्तरी अफ्रीका में बोली जाती हैं। फिर है फारसी यानी जिसे आधुनिक ईरानी कहते हैं, यह फारस में बोली जाती थी। केल्टिक भाषा का भी जिक्र हुआ है, तो केल्टिक मध्य यूरोप, आयरलैंड, वेल्स, ब्रिटेनी यानी ब्रिटेन और फ्रांस और स्कॉच में बोली जाती थी। ग्रीक का नाम आपने सुना है, संस्कृत के साथ साथ आया है। ग्रीक का एक अन्य नाम हेलेनिक भी है। यह प्रमुखतः यूनान की भाषा थी, यूरोप में बोली जाती थी। यह प्रमुख रूप से यूनान की भाषा मानी जाती है। इसके बाद एक भाषा का और जिक्र हमेशा हुआ है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन। तो ये है लैटिन। लैटिन को इतालिक भी कहते हैं। यह यूरोप के मूलतः रोम की भाषा थी। इसे रोम की राजभाषा का भी गौरव प्राप्त है। इसके बाद आया है फ्रेंच फ्रांस में बोली जाती थी। जर्मनी का एक अन्य नाम ट्यूटोनिक भी है। ट्यूटोनिक का जिक्र हुआ है किताब में, पूरे भाषण के अंत में आपने देखा है। यह मुख्यतः जर्मनी में बोली जाती थी। इसे प्राचीन गॉथिक भी कहते हैं। गॉथिक यानी अंग्रेजी का प्रचार प्रसार जो हुआ बाद में, वह गॉथिक भाषा से ही हुआ। बाइबल का अनुवाद गॉथिक भाषा में ही है। तो बच्चों, आशा है कि मैक्स मुलर के भारत संबंधी विचार को आप आज भाषण के माध्यम से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम इस भाषण के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें। पहला है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? ऑप्शन है ए
श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, बी नागरी लिपि, सी भारत से हम क्या सीखें और डी परंपरा का मूल्यांकन। उत्तर है सी भारत से हम क्या सीखें। दूसरा प्रश्न है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? आपको याद होगा, मैंने बताया था। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी अमेरिका और डी जापान। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, उत्तर है बी जर्मनी। तीसरा प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें पाठ कौन सी विधा है? ये अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। भारत से हम क्या सीखें पाठ की कौन सी विधा है? ऑप्शन है ए कहानी, बी भाषण, सी एकांकी और डी निबंध। उत्तर है बी भाषण। बच्चों, अक्सर गलतियां भाषण और निबंध के बीच में ही होती हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कि भारत से हम क्या सीखें, भाषण है। चौथा प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी ज्योतिबा फूले, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी स्वामी विवेकानंद। उत्तर है डी स्वामी विवेकानंद। चलिए अब हम पांचवा देखें प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे का भाषांतरण किसने किया? ए डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, बी ललई सिंह यादव, सी धर्मवीर भारती, डी प्रयाग सूत। उत्तर है ए भवानी शंकर त्रिवेदी। छठा प्रश्न है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ए वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जरुष्ट्र धर्म और डी जैन धर्म। उत्तर है सी जरथुस्त्र धर्म। सातवां प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ए वनस्पति विज्ञान, बी दैवत विज्ञान, सी भू विज्ञान, डी मानव विज्ञान। उत्तर है डी मानव विज्ञान। आठवां प्रश्न है, शहनामा का रचना काल है? ऑप्शन है ए 7वीं 8वीं सदी, सेकंड ऑप्शन यानी बी 10वीं 11वीं सदी, सी 4वीं 5वीं सदी, डी 6वीं 7वीं सदी। क्या होगा उत्तर? शहनामा का रचना काल है उत्तर बी 10वीं 11वीं सदी। 9वां प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन है ए 1750 ईस्वी, बी 1759 ईस्वी, सी 1783 ईस्वी या डी 1793 ईस्वी। क्या होगा उत्तर? उत्तर है सी 1783 ईस्वी। 10वां प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है? आपको मैंने चार्ट के माध्यम से बताया था, याद है? ऑप्शन है ए चीन, बी मंगोल, सी भारत और डी जर्मनी। उत्तर होगा सी भारत। 11वां प्रश्न है, सोने से भरा एक घड़ा कहाँ मिला था? ऑप्शन है ए वाराणसी, बी नालंदा, सी कानपुर, डी सारनाथ। उत्तर है ए वाराणसी। 12वां प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी यूनान। उत्तर है डी यूनान। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं प्लेटो। 13वां प्रश्न है, कौन सी भाषा आर्य भाषाओं की अग्रजा है? ऑप्शन है ए लैटिन, बी ग्रीक, सी संस्कृत
डी पुरानी केल्टिक भाषा। उत्तर है सी संस्कृत। 14वां प्रश्न है, दारिस क्या है? याद है आपको, दारिस के बारे में मैंने बताया था। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है प्राचीन कालीन चांदी के सिक्के। सेकंड ऑप्शन यानी बी है प्राचीन कालीन सोने के सिक्के। ऑप्शन सी है एक धार्मिक ग्रंथ। और ऑप्शन डी है एक धारदार हथियार। क्या होगा उत्तर? उत्तर है बी प्राचीन कालीन सोने के सिक्के। 15वां प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में पद्यानुवाद किसने किया? ए ऑप्शन है सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी फ्रेडरिक मैक्स मूलर। सी वॉरेन हेस्टिंग्स। डी डॉक्टर क्ली। उत्तर होगा बी फ्रेडरिक मैक्स मूलर। 16वां प्रश्न है, श्री हैकल थे क्या थे? ऑप्शन है ए वनस्पति वैज्ञानिक, बी भूगर्भ शास्त्री, सी खगोलविद या डी प्राणी वैज्ञानिक। उत्तर होगा डी प्राणी वैज्ञानिक। 17वां प्रश्न है, लैटिन में चूहा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ए मूस, बी मूस, सी मूस या डी माइस। उत्तर है बी मूस। 18वां प्रश्न है, सर्वातिशायी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए सादृश्य, बी असभ्य, सी उदारता या डी जिसमें सारी चीज़ें समाहित हों। जी हाँ, उत्तर होगा डी सर्वातिशायी का अर्थ है जिसमें सारी चीज़ें समाहित हो। उत्तर डी। 19वां प्रश्न है, हकर्स कौन थे? ए ऑप्शन है वनस्पति वैज्ञानिक, बी भूगर्भ शास्त्री, सी खगोलविद या डी प्राणी वैज्ञानिक। जी हाँ, उत्तर है ए वनस्पति वैज्ञानिक। 20वां प्रश्न है, सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन है ए जनरल कनिंघम, बी सर विलियम जोन्स, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी मैक्स मूलर। याद है आपको कि सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? जी हाँ, बिल्कुल सही। उत्तर है सी वॉरेन हेस्टिंग्स। 21वां प्रश्न है, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? बच्चों, ये प्रश्न अक्सर मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसका ध्यान देना होगा इस प्रश्न के उत्तर पे, और कोई संशय नहीं होनी चाहिए इसमें। ऑप्शन है ए युवा अंग्रेज अधिकारियों को, या बी भारतीय जनता को, या सी गांव में रहने वाले को, या डी अंग्रेज सैनिकों को। इसका उत्तर होगा ए युवा अंग्रेज अधिकारियों को। 22वां प्रश्न है, अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, यह कौन सी उक्ति है? आप फिर से इस प्रश्न को सुनिए, किसने कहा नहीं पूछा गया है। यह क्वेश्चन भी आपको अक्सर परेशान करता है मैट्रिक के एग्ज़ाम में। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, यह कौन सी उक्ति है? ए है जर्मन उक्ति, बी फ्रेंच उक्ति, सी यूनानी उक्ति या डी भारतीय उक्ति। उत्तर होगा बी फ्रेंच उक्ति। 23वां प्रश्न है, आग को स्कॉटिश भाषा में क्या कहते हैं? याद है मैंने कुछ शब्द भी लिखे थे, और वो किस भाषा में क्या कहे जाते हैं ये भी मैंने लिखा था। तो चलिए फिर से इस पे ध्यान देते हैं, इसके ऑप्शन को देखते हैं। आग को स्कॉटिश भाषा में क्या कहते हैं, यह है प्रश्न। ऑप्शन है ए अग्नि, बी इग्निस, सी उग्निस या डी इंग्ले। जी हाँ, उत्तर है डी इंग्ले। 24वां प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने अपनी समुद्र यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी जर्मनी या डी भारत। जी हाँ, उत्तर है ए इंग्लैंड। 25वां प्रश्न है, प्लेटो एवं कांट क्या थे?
ऑप्शन है ए अंग्रेज अधिकारी, बी प्रशिक्षक, सी दार्शनिक या डी वैज्ञानिक। ऑप्शन सी सही है उत्तर। दार्शनिक, प्लेटो एवं कांट मूलतः दार्शनिक थे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।